तो कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर लीफन बोल रहा होता है कि मुझे याद है जब मैं 20 साल का था तो पहली बार चूजर सिटी अपनी गर्लफ्रेंड बूसुआन के पेरेंट्स से हमारी शादी की बात करने आया था, लेकिन जिसे मैंने अपना सब कुछ समझा उसी ने मेरे पेट में छुरा घोंप दिया। मेरी गर्लफ्रेंड ने दूसरे अमीर लड़के के साथ मिलकर मुझे मारा और वो कमीने उनमें तो थोड़ी सी भी दया नहीं थी। उन्होंने मुझे मारा और साथ ही साथ रेप करने के जुर्म में मुझे 10 साल की जेल करवा दी, जो कि मैंने कभी किया ही नहीं। और मेरे फादर जो कि उस समय पे खुद भी बीमार थे, उन्होंने अपना इलाज न करवा के मुझे छुड़वाने के लिए उन कमीनों को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी कि वो कंप्लेन वापस ले ले, लेकिन उन कमीनों ने प्रॉपर्टी लेने के बाद भी कंप्लेन वापस नहीं ली। और जब मैं 10 साल बाद जेल से बाहर निकला तो मुझे पता चला कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, जिसके कारण मैं रास्तों पे रहता और भीख मांग कर खाना खाता। मेरी लाइफ एक कुत्ते जैसी हो गई थी जो कि बस अपनी लाइफ जी रहा है जिसका कोई मकसद नहीं। और इसी तरह कुछ सालों बाद मेरी मौत हो गई और फिर मैंने इमोर्टल वर्ल्ड में जन्म लिया, जहाँ पे मैंने 10,000 साल तक कल्टीवेट किया, जिससे मैंने अपनी बॉडी को एक इमोर्टल सुप्रीम बॉडी में बदल लिया। मैं इतना पावरफुल बना कि गॉड की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मुझसे आगे फाइट करे। और इसी तरह मैं बना इमोर्टल सुप्रीम गॉड ली ताइसुआन। लेकिन वो कहते हैं ना, बड़ी कामयाबी के साथ बड़े दुश्मन भी आते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी पावर्स को पाने के लिए एम्परर किन, वो सीजन, जिन वो डीमन, ये तीनों जो कि सुप्रीम लेवल के गॉड कहलाते हैं, वो मुझसे मेरी हेवनली बुक को लेने आते हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं इन तीनों को एक साथ नहीं हरा सकता तो मैंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया, जिससे मेरे साथ उन तीनों की ही मौत हो गई। और फिर मैं अर्थ पे वापस रीबर्न हुआ अपनी पुरानी बॉडी में, जब मैं 20 साल का हुआ करता था। और ये मेरी हेवनली बुक की वजह से हुआ। और अभी फिलहाल मैं ट्रेन में हूँ जो कि चूजो सिटी जा रही है। फिर ली फैन को याद आता है कि वो उस टाइमलाइन में वापस आ गया है जब वो पहली बार चूजो सिटी अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से उसकी शादी की बात करने गया था। ली फैन डिसाइड करता है कि अब वो पहले की तरह गलती नहीं करेगा और वो उन सभी लोगों से बदला लेगा जिसकी वजह से उसके और उसके फादर की मौत हुई। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन चूजो सिटी के स्टेशन पर आ गई होती है। ली फैन अपना सामान लेके टैक्सी में बैठ जाता है। जैसे ही वो टैक्सी में बैठता है तो उसके फोन पर कॉल आता है जो कि वुसुआंग का होता है। वुसुआंग कॉल पे चिल्ला रही होती है कि ली फैन, तुम कहाँ मर गए? पार्टी शुरू हुए आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया है, क्या तुम यहाँ आना भी चाहते हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकता है। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? हम देखते हैं कि ली फैन कॉल को काट देता है और वो सोच रहा होता है कि पिछली बार इस लड़की की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी, मेरी इसके साथ मैरिज फिक्स हो गई थी, लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया। इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मारा और मुझे रेप करने के जुर्म में 10 साल की जेल करवा दी, जिससे मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। लेकिन इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। अब मैं बताऊंगा कि क्या फर्क होता है जब आप एक इमोर्टल सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ली फैन जिस टैक्सी में बैठा था ना, उस टैक्सी से आके एक कार टकराती है। ड्राइवर कार को स्टॉप करता है और पीछे मुड़कर कहता है कि सर आप ठीक है ना? लेकिन वो देखता है कि ली फैन टैक्सी में नहीं होता। हम देखते हैं कि जो कार ली फैन की टैक्सी से आके टकराई थी ना, वो पुल से नीचे गिरने वाली होती है। तभी ली फैन पीछे से आके कार को पकड़ लेता है, जिससे वो कार गिरने से बच जाती है। वहीं बाकी लोग इस चीज का वीडियो बना रहे होते हैं। हम देखते हैं कि रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि अगर मैं ये होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखता ना, तो मैं इस चीज पर कभी विश्वास ही नहीं करता कि एक ह्यूमन के पास भी इतनी पावर हो सकती है कि वो अपने हाथों से एक कार को रोक सके। वहीं दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि क्या इस लड़के को गॉड से डिवाइन पावर्स मिली है क्या, जो कि ये लड़का इस तरह का काम कर पा रहा है? वहीं हमारा लीफन सोच रहा होता है कि ये ह्यूमन नेचर मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाता है। अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए ना और वो मर भी रहा हो ना, तो ये लोग उसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसकी मदद के लिए फोन नहीं करेंगे। जब इनका वीडियो शूट हो जाएगा ना, तब कहीं वो लोग उसकी मदद के लिए फोन करेंगे। इस तरह के लोगों को ना मैं काट काट के अपनी मोटर वर्ल्ड में कुत्तों को खिला दिया करता था। हम देखते कि उस गाड़ी में से एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की निकलती है। वो बूढ़ा आदमी ली फैन के पास आके बोलता है, मेरा नाम चू तियानजेंग है और यंग मैन तुमने हमारी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। कहीं आपको चोट तो? रीफन बोलता है कि इस तरह की छोटी मोटी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। चू तियानजिंग बोलता है, बिना कुछ मांगे आपने हमारी मदद की, तो अगर आपको फ्यूचर में चूजो सिटी में किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो आप बस मुझे एक कॉल करना, मैं आपकी मदद करने तुरंत आ जाऊंगा। हालांकि मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन मेरी चू फैमिली चूजो सिटी की टॉप फैमिली में से एक है। लीफन कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से उस बूढ़े आदमी के साथ जो लड़की थी ना, वो चिल्लाते हुए कहती है कि वहीं रुक जाओ और मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमारी चू फैमिली ना किसी का ऐसा नहीं रखती। चू तियानजिंग चिल्लाते हुए बोलता है कि सुनील चुप हो जाओ, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती, उन्होंने हमारी जान बचाई है। लीफन सोचता है कि लगता है ये चू फैमिली वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो वो कहता है कि मुझे 100,000 ईयर जिनसेंग चाहिए जिससे मैं ये मोटर बोन्स को रीसेव कर पाऊं, तो क्या तुम मुझे दे सकते हो माननीय चू फैमिली? चू तियानजिंग कहता है कि यंग मैन तुम ना बहुत ही अच्छा मजाक करते हो, ये लड़की मेरी पोती चू सूलियन है। मुझे लगता है जब वो छोटी थी ना, तभी से मैंने उसको कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। और हाँ यंग मैन, मुझे ना तुम चूजो सिटी से नहीं लगते,
तो मुझे तुम्हें क्या कहकर बुलाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा पीछे से ली फेन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कह रहा होता है कि तू कमीने, तूने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। मैंने बड़ी मेहनत से चूतियान सिंह की कार का ब्रेक फेल किया था और तूने उसे बचा लिया। तू कमीना कहीं का, आज तू मेरे हाथों से मरेगा। हम देखते हैं कि ली फेन उस बंदे के अटैक को महसूस कर लेता है और वो अपने डिवाइन पावर्स का यूज करके उस बंदे के अटैक को हवा में ही रोक लेता है, जिस देख के वो बंदा बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इस बंदे ने मेरे अटैक को हवा में कैसे रोक लिया। हम देखते हैं ली फेन उस बंदे पर अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करता है और उसे दूर फेंक मारता है और सोचता है कि तुझ जैसा मोटल मुझ जैसे इमोर्टल सुप्रीम कोर्ट को मारने की कोशिश कर रहा था, तू ना मेरे सामने एक चींटी के बराबर है। ये देखकर चू तियानजिंग शॉक हो गया होता है। वो सोच रहा होता है कि ये लड़का, इसने बिना हाथ लगाए उस बंदे को फेंक दिया। क्या ये बंदा किसी सीक्रेट फैमिली का ग्रैंड मास्टर है क्या? लेकिन मैंने तो सुना था कि ग्रैंड मास्टर जो होते हैं ना, वो अपनी पूरी लाइफ कल्टीवेट करते हैं, तब जाके वो कहीं ग्रैंड मास्टर बनते हैं। तो ये लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 साल होगी, उसकी पावर ग्रैंड मास्टर की पावर से कैसे मैच कर सकती है? दूसरी तरफ हम सुलेन को देखते हैं जो कि सोच रही होती है ये बंदा कौन है जिसने कि उस असिस्टेंट को बिना हाथ लगाए ही मार दिया। फिर हम देखते हैं ली फेन को जो कि बोल रहा होता है कि ये असिस्टेंट ना तुम लोगों को मारने आया था, ना कि मुझे। लेकिन इसकी किस्मत खराब है जो कि इसने पहले मुझे मारने की कोशिश की। यही इसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी जिसके कारण आज ये मारा गया। फिर हम देखते हैं चू तियानजिंग को जो कि जल्दी से ली फेन के पास आके झुकते हुए बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, हमें माफ करना, हमें आपको पहचानने में देरी हो गई और हो सके तो हमारे बिहेवियर के लिए हमें माफ कर देना। आज आपने हमारी 2 बार जान बचाई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको इसके लिए कैसे रीपे करूंगा। हम देखते हैं कि ली फेन को अचानक से एक ऑरा फील हो रहा होता है जो कि चू तियानजिंग ने जो नेकलेस पहना होता है उसके अंदर से आ रहा होता है, जिसे देखकर ली फेन सोच रहा होता है कि ये नेकलेस शायद चूजो डिवाइन स्टोर से बनाया गया है जो कि उसे कल्टीवेट करने में बहुत ही मदद करेगा। चू तियानजिंग कहता है कि अगर आपको ये नेकलेस पसंद आया है तो आप इसे ले सकते हैं। ली फेन नेकलेस लेने के बाद कहता है तुमने मुझे अपनी मदद करने के बदले में ये नेकलेस दे दिया है, तब हमारे बीच में सब इक्वल हो गया है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि ली फेन वहां से चला जाता है। ये देख सुलेन अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि ग्रैंडपा, आपने उस नेकलेस को क्यों दे दिया? वो नेकलेस तो आपको बहुत ही पसंद था ना, और आप तो उस नेकलेस को बहुत ही लंबे समय से पहन रहे थे। चू तियानजिंग सुलेन को बताता है कि क्या तुम लोंग तियांग गैंग को जानती हो जो कि मिलिट्री बेस से है? लोंग तियांग गैंग एक गैंग है जिसमें साउथ ईस्ट के सभी एक्सपर्ट शामिल हैं। इसका नाम सुनते ही दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन कांपने लगती है, जिनका एक बंदा भी 2000 लोगों को अकेला ही मार सकता है। ये सुनकर सुलेन कहती है कि हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है, लेकिन ग्रैंडपा अभी आप उनके बारे में मुझे क्यों बता रहे हैं? चू तियानजिंग बताता है कि अभी जिस बंदे ने हमारी जान बचाई ना, वो पूरी की पूरी लोंग तियांग गैंग के बराबर का है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें चूजो सिटी का एक फेमस 5 स्टार होटल व्हाइट सॉन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्टी चल रही होती है। हम देखते हैं कि ली फेन भी वहां आ गया होता है और वो सोच रहा होता है कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था ना, तो मुझे याद है यांग साओ ने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की थी, लेकिन इस बार मैं उसे बताऊंगा कि कैसा फील होता है जब कोई आपकी बेइज्जती करे। तभी पीछे से कोई ली फेन को बुला रहा होता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं वू शुआंग होती है जो कि चिल्लाते हुए कहती है, ली फेन, तुम्हें आने में इतनी देरी कैसे हो गई? मुझे वेट करते हुए पूरा आधा दिन बीत गया है और तुम अब जाके यहाँ आ रहे हो। ली फेन बोलता है तुम्हें ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे कब आना है और कब नहीं। ली फेन की बात सुनकर वू शुआंग सोचती है कि आज ली फेन इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? क्या ये वही ली फेन है जो कि पहले मेरे पीछे एक कुत्ते की तरह चुपका रहता था? तो आज ये इस तरह से बात क्यों कर रहा है? तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि वू शुआंग से कहती है, क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो कि आज गांव से यहाँ आया है? ये तो दिखने से गांव का गवाह लगता है। ली फेन सोचता है इस औरत को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, इसका नाम सू शियाओइंग है जो कि मेरी पुरानी लाइफ से ही मुझे नीची नजरों से दिखती है। इसके लिए मैं एक गवार हूँ जिसके पास ना ही बड़ा घर है ना ही पैसा। वू शुआंग कहती है, ली फेन, तुम इस तरह के 5 स्टार होटल में ये किस तरह के कपड़े पहन के आए हो? क्या तुम्हें कुछ अच्छा नहीं मिला पहनने को जो कि तुम ये फटीचरों वाले कपड़े पहन के आ गए? क्या तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हो? हम देखते हैं सू शियाओइंग वू शुआंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, तुम्हें ना इस जैसे गांव के गवार पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम ना मेरे साथ चलो, हम और कहीं चलते हैं। इसका ये एटीट्यूड बिल्कुल पिछली लाइफ जैसा ही है जो कि अभी तक नहीं बदला। फिर हम देखते हैं ली फेन एक चेयर पर बैठकर सिगरेट पीने लगता है। हम देखते हैं यांग साओ को जो कि वू शुआंग को कहता है, ली फेन एक गांव का गवार है, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं उसकी जगह होता ना तो मैं अपनी इतनी बेइज्जती सुनने के बाद घर वापस चला जाता, लेकिन इसे देखो, ये तो यहीं बैठकर अपनी बेइज्जती होने दे रहा है। वही वू शुआंग सोच रही होती है, ली फेन, मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन तुम यांग साओ के मुकाबले ज्यादा खास भी नहीं हो। यांग साओ वू शुआंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि वू शुआंग, तुम किस चीज का वेट कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ? तो मेरे साथ चलो, हम ली फेन को जाके बता देते हैं। वू शुआंग शर्माते हुए कहती है, ठीक है। हम देखते हैं कि यांग साओ और वू शुआंग दोनों ही ली फेन की तरफ आ रहे होते हैं। तभी पीछे खड़े लोगों में से एक बंदा कहता है कि क्या ये बंदा ब्रदर यांग साओ की स्ट्रेंथ को नहीं जानता
अगर मैं उसकी जगह होता ना तो यहाँ से कब का भाग गया होता। वहीं दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हमारे पूर्वज सही कह के गए हैं, हमें कभी भी किसी अमीर बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए। वहीं इस बंदे को देखो जो कि दिखने में ही गांव का गवाह लगता है और वो ब्रदर यांगसो से पंगा ले रहा है। वहीं लीफेन सोच रहा होता है कि फाइनली अब ये स्टार्ट होगा, मैं कब से इसी चीज का तो वेट कर रहा था। यांगशाओ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि क्या तुम ही लीफेन हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम देखते हैं कि लीफेन यांगसाओ से हाथ नहीं मिलाता और बोलता है मैं ना सिर्फ अपने दोस्तों से ही हाथ मिलाता हूँ और तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मेरे दोस्त बन सको। ये सुन यांगसाओ चिढ़ते हुए बोलता है तू साले गांव का गवार, मैं ना तुझसे पहले बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना जिसकी जितनी औकात होती है उसे उतनी ही इज्जत दी जाती है। क्या तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? वही हम देखते हैं वुशुआंग को जो कि चिल्लाते हुए बोलती है लीफेन तुम्हें ना यांगसाओ से माफी मांग लेनी चाहिए। यांगसाओ ना ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट है, जहाँ तुम फ्यूचर में काम करने वाले हो तो तुम्हें उससे अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। हम देखते हैं शू शियाओइंग को जो कि कह रही होती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वुशुआंग ने इस जैसे गवार को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बना रखा है। मतलब देखो ना इसके कपड़े भी कितने गवारों वाले हैं। फिर हम एक नई लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है यांगशाओ और सियाओइंग का बॉयफ्रेंड ये दोनों ही लीफेन से 100 टाइम्स ज्यादा बेटर हैं। यांगशाओ बोलता है तुमने सुना ना यहाँ कोई भी तुम्हें देखना नहीं चाहता, तो तुम ना यहाँ से अपने गाँव वापस चले जाओ और वुशुआंग को भूल जाओ क्योंकि तुम उसके लायक नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और नया बंदा आ रहा होता है जो कि लीफेन से कहता है कि लीफेन मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ और अगर तुम्हें ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में काम करना है ना तो तुम्हें यांगसाओ से माफी मांगनी पड़ेगी और तुम ना उस चेयर से उठ जाओ, तुम वहां बैठने के लायक नहीं हो। प्रेसिडेंट माँ आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ, तो क्या यांगसाओ यहाँ बैठने के लायक है क्या? तुम जैसा गरीब जिसकी तो इस 5 स्टार होटल में खाना खाने तक की औकात नहीं है, वहीं मेरे पास इस होटल के कुछ शेयर्स हैं, तो तुम्हें क्या लगता है क्या मैं उस चेयर पर बैठने के लायक नहीं हूँ? ये सुनकर लीफेन सोचता है कि यांगशाओ तुमने गलत बंदे से पंगा ले रहे हो, तुम नहीं जानते कि आखिरकार मैं कौन हूँ, लगता है मुझे अपना थोड़ा रुतबा दिखाना ही पड़ेगा। फिर लीफेन चेयर पर मैजिक स्पेल कर देता है और यांगसाओ से कहता है अगर तुम यहाँ बैठना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और आशा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ बैठने का रिग्रेट फील नहीं होगा। लगता है तुम्हें तुम्हारी जगह पता चल गई है। फिर यांगसाओ चेयर पे जाके बैठ जाता है। जैसे ही वो चेयर पे बैठता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो देखता है कि उसके पीछे आग लग गई होती है। ये देखकर वुशुआंग आग को बुझाने आती है, लेकिन हम देखते हैं कि वुशुआंग के स्कर्ट में भी आग लग जाती है। वो चिल्ला रही होती है कि जल्दी से कोई पानी लेकर आओ। हम देखते हैं कि एक बंदा जो कि जल्दी से पानी लेकर आता है और वो यांगसाओ और वुशुआंग दोनों के ऊपर ही पानी फेंक देता है जिससे आग बुझ जाती है। यांगसाओ सोच रहा होता है कि आखिर मेरे बैठने से चेयर पे आग कैसे लग गई। फिर हम देखते हैं कि ऊपर जो लैंप होता है वो सेक करने लगता है और अगले ही पल वो नीचे गिर जाता है जिससे यांगसाओ को थोड़ी चोट लग जाती है। फिर हम देखते हैं यांगसाओ के बंदों को जो कि यांगसाओ को उठाते हुए कहते हैं कि जल्दी करो, हमें ब्रदर यांगसाओ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, अगर ब्रदर यांगसाओ को कुछ हो गया ना तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो यांगसाओ को लेके कार की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वो कार में बैठते हैं तो उनकी कार में आग लग जाती है। वहाँ खड़ी सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी से वहां से हट जाओ, कार में आग लग चुकी है। ये देखकर लीफेन सोच रहा होता है कि तुम चीटियां, तुम ना मुझे बहुत ही अच्छे से इंटरटेन कर रहे हो, तो तुम अपना रोल इसी तरह निभाते रहो और तुम्हें मेरा अटेंशन भी मिलेगा। फिर हम देखते हैं वुशुआंग को जो कि लीफेन के पास आके कहती है कि लीफेन आज बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है और कल हमारा मैरिज प्रपोजल है, तो तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए। लीफेन सोच रहा होता है कि ये कुतिया ये अभी भी मुझसे शादी करना चाहती है, ये अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभा रही है, ये दिखा रही है कि इसको मुझसे शादी करनी है, लेकिन असल में इसको मुझसे शादी नहीं करनी। चलो देखते हैं कि अब ये कल क्या नाटक करने वाली है। फिर लीफेन वहां से जाते हुए सोचता है यांगशाओ मेरे छोटे से मोटल, आज तो मैंने बस तुम्हारे साथ एक छोटा सा खेल खेला है और ये तो खेल की शुरुआत है। तुमने जो मुझे दर्द दिया है ना उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। और मेरी चीटियां, कल का मैरिज प्रपोजल बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बदले में मैं तुम्हें इतना दुख दूंगा कि तुम किसी चीटी को भी मारने की गलती नहीं करोगे। तो गाइस अगर आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर हमने 50 कमेंट का टारगेट रखा है। जितना जल्दी आप लोग उस टारगेट को पूरा करेंगे हम उतना ही जल्दी इस वीडियो